जीतने की जिद होनी चाहिए, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से डरते नहीं, उनसे लड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपके फेवरेट सुपर प्राइम टाइम शो में, यानी कि जनमत में, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाते हैं, वहां आपका वोट होता है और रात को 9 बजे रिपीट टेलीकास्ट, रात को 12 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए जनमत में हर खबर पर पोल के माध्यम से आपका उत्तर। और आज कौन से मुद्दे हैं, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो मुद्दे भी आ जाएंगे। लीजिए, योद्धा का अपमान, राणा सांगा, वीर राणा सांगा जी का अपमान करने वाले के अगर ऊपर हमला हो, घर पर हमला हो, तो उसकी खबर हम ना दिखाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और उसका विश्लेषण भी अति आवश्यक है। क्या अपमान अब सहा जाएगा हमारे वीरों का? हमें तो नहीं लगता कि हिंदुस्तान में वीरों का अपमान अब बर्दाश्त करेंगे। क्या हुआ है और वो आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। पूरा स्पेशल रिपोर्ट है। फिर सुरक्षित हैं मुसलमान कहां? हिंदुस्तान में। और हिंदू जहां सुरक्षित हैं वहां मुसलमान भी सुरक्षित हैं, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने एक इंटरव्यू में कहा है। और बड़ी बातें की हैं, बड़े खुलासे किए हैं, पोल खोल दिए योगी आदित्यनाथ जी ने, सीधी सीधी बातें कही हैं, वो आपको बताएंगे। और फिर वक्फ पर बवाल क्यों मचा है? भाई, हम तो बार बार कहते हैं सुदर्शन न्यूज में कि भाई इसकी आवश्यकता ही नहीं है। संशोधन करते करते इसको हटा देना चाहिए। भारत में वक्फ की मतलब नहीं, उसका आवश्यकता नहीं है। और फिर चलिए, अब आज सीबीआई की रेड कहां पर, ये बघेल जो बात है आपको बताई थी आज हमने, भूपेश बघेल के यहां पर कहां कहां रेड हुई है, ईडी सीबीआई की हमने आपको बात बताई। क्या ये चलता रहना चाहिए? क्या जनता इससे सहमत है? क्योंकि इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बताएंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सड़क पर नमाज नहीं, ये किसने कह दिया? फिर से ये बात हम भी कहते आ रहे हैं। और लेकिन अब ये कौन सा नया विवाद छिड़ गया है? विवाद तो नहीं है, जो बात कही गई है उस पर अमल अगर हो जाए तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। चलिए, खबरों की शुरुआत करेंगे पहले बड़े मुद्दे से। जी हां, खबर की शुरुआत करेंगे वीर राणा सांगा जी के अपमान पर हुए बवाल की खबर से। आज देखिए, आज उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का विरोध चरम पर पहुंच गया। करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता उसके आपत्तिजनक बयान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और उसके आवास का घेराव कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे भगदड़ मच गई। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जयपुर के छोटी चौपड़ पर विरोध प्रदर्शन किया। ये दो तस्वीरें भी देखते चलिए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा वीर महाराणा सांगा जी को गद्दार कहने का विरोध जताया गया। सांसद का पुतला भी फूंका गया। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि भाई, रामजी लाल सुमन ने निर्लज्जता की पराकाष्ठा की है। तुष्टीकरण के लिए देशभक्ति और महापुरुषों को लांछित एवं अपमानित किया जाना पतन की परिसीमा है। ये दो तस्वीरें फिर से आप ध्यान से देखिए, और भी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। आगरा की आपको हमने तस्वीर दिखाई, जयपुर की तस्वीर दिखाई, जहां सपा सांसद के विरोध में बवाल मचा है। इस पूरे मामले पर करणी सेना का कहना है कि रामजी लाल सुमन ने महान योद्धा महाराणा सांगा जी का अपमान कर पूरे राजपूत समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उनके इस बयान से हिंदू समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। ऐसे में कुछ सवाल भी जन्म ले रहे हैं कि क्या सपा नेताओं का इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना नई साजिश है? क्या एक खास समुदाय को खुश करने के लिए महान वीर योद्धाओं को बदनाम करने की राजनीति हो रही है? करणी सेना ने साफ कह दिया है कि अगर रामजी लाल सुमन ने अपने विवादित बयान पर तुरंत माफी नहीं मांगी तो उनका हर जगह विरोध होगा। सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतिहास से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के नेता बार बार हिंदू योद्धाओं का, वीर हिंदू योद्धाओं को जो है निशाना बना रहे हैं? क्या सपा को लगता है कि हिंदू समाज अब भी चुप बैठा रहेगा? इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वालों को क्या जनता सबक नहीं सिखाएगी? अब हिंदू समाज को एकजुट होकर इस ऐसी मानसिकता वाले नेताओं को जवाब देना होगा। सुदर्शन तो देता आया ही है। ऐसा लग रहा है कि करणी सेना ने जो आंदोलन शुरू किया है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक रामजी लाल सुमन अपने शब्द वापस नहीं ले लेते। लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि सपा सांसद अपनी गलती मानता है या फिर अपने बयान पर बना रहेगा। आइए देखते हैं इसी मुद्दे पर हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को भी जरा अच्छे से समझिएगा।
कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है और ये तस्वीरें उसी रिएक्शन की गवाही दे रही हैं। और जब बात महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं के अपमान की हो तो ये रिएक्शन और भी ज्यादा तीव्र हो जाता है। पहले आपको सुनाते हैं मुगलिया पार्टी के हिमायती सांसद रामजीलाल सुमन का वो बेतुका बयान जिसने इस रिएक्शन को सामने लाकर रखा। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तस्वीरों में दिख रहा है ये लोग कोई आम भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके रगों में राणा सांगा का स्वाभिमान और शौर्य दौड़ता है। ये वो लोग हैं जिनके डीएनए में ईमानदारी, देशभक्ति और हमारे वीर महापुरुषों के प्रति अटूट श्रद्धा है। कुछ भी नहीं, अभी तो टेलर है। ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जो हम बहुत लेट हो गए। इन्होंने हमारे अनुशासन की बार बार परीक्षा ली। 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करनी सेना अगर वहाँ जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कोई बम नहीं फटा है जो इस तरीके से बोला जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाईपाल सिंह मखना, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है। इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो विपक्ष है जो बाबर और औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है, वही विपक्ष जो वोट बैंक के लिए आक्रांताओं का महिमा मंडन करने से नहीं चूकता, वही विपक्ष जो अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश के महान योद्धाओं को गद्दार कहने वालों का बचाव करता है। तभी तो रामजीलाल सुमन के बयान पर पर्दा डालने की कोशिश खुद अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, अगर ये मैं कहूं कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं तुम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। लेकिन आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले लोगों को सीएम योगी ने दो टूक साफ कर दिया है कि भारत की पावन भूमि पर आक्रांताओं का महिमा मंडन और राष्ट्र नायकों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने साफ कहा, जो औरंगजेब और बाबर को अपना आदर्श मानता होगा, उस जैसे गुण भी उनके अंदर ही देखने को मिलेंगे। आक्रांताओं को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये आक्रांता विदेशी थे। इन्होंने भारत की आस्था पर प्रहार किया और समय देकर के उसका विस्तार देकर कुछ उन्होंने नए चीजें उसके साथ जोड़ी है, तो उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। और उन सभी तथ्यों को लेकर के जो राज्य सरकार ने उसके लिए तय किए थे और माननीय न्यायालय ने जो उसके बारे में उसका थोड़ा विस्तार दिया है, इसको लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें सभी पक्षों से वो बातचीत भी कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो भी फाइंडिंग आएगी तो उसकी रिपोर्ट वे लोग देंगे, तो फिर इस पर हम लोग आगे कार्रवाई। आक्रांताओं को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये आक्रांता विदेशी थे। हम देश का अपमान करते हैं और मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। याद करना, यही वे आक्रांता थे जिन्होंने देश के अंदर जबरन धर्मांतरण को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर आज भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा को जो स्मरण करते हैं। महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान से करणी सेना के जज्बात आहत हुए। उनका आक्रोश स्वाभाविक है, क्योंकि ये मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि देश की अस्मिता और वीरों की गौरव गाथा का है। ये आक्रोश सिर्फ करणी सेना का नहीं, ये हिंदू समाज के उस गौरव का है जो आक्रांताओं के नाम पर इतिहास के पन्ने काले करने वालों को सबक सिखाना जानता है। तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त विपक्ष ने जिस तरह से
रामजीलाल सुमन के बयान पर पर्दा डालने की कोशिश की, वो अब बेनकाब हो चुका है और विपक्ष को ये भी समझ लेना चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आक्रांताओं का गुणगान करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने खबर देखी, खबर बात वहीं खत्म नहीं हो जाती। जनमत में हर खबर पर हम जो है आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछते हैं। और हमने क्या प्रश्न पूछा? हमने आपसे प्रश्न पूछा, वीर राणा सांगा जी का अपमान करने वाले पर हमला सही है? तो भाई 96% लोगों ने, 96% लोगों ने कहा हाँ, केवल 4% ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ, वीर राणा सांगा जी का अपमान करने वाले पर हमला सही है। चलिए, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार क्या, ब्रेक के उस पार बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के एक विस्फोटक इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही हैं जिससे बड़े खुलासे हुए हैं और अब राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है। छोटे से ब्रेक के बाद इसी को विस्तार से विश्लेषण के साथ आपके समक्ष रखेंगे। योगी आदित्यनाथ के एक विस्फोटक इंटरव्यू की, जिसके ऑन एयर होते ही सियासत के गलियारे में भूचाल आ गया है। अपने इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने उन सब मुद्दों पर दो टूक बात रखी जिस पर इस समय सियासत देखने को मिल रही है। मस्जिद से लेकर मुसलमान, मथुरा से लेकर संभल तक दो टूक बात की, जिसके बाद सियासत में जो है हड़कंप मचा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह योगी आदित्यनाथ ने अपने 8 साल की यात्रा का जिक्र किया और बताया कि किस तरह यूपी बदल रहा है। महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो चलिए, आइए सबसे पहले जानते हैं यूपी के मुख्यमंत्री से यूपी के 8 साल का सफर। ये पहला, आप इसको जरा सुनिएगा। मेरा यह मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि होनी चाहिए। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में, उनके विजनरी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो भी रूपरेखा तैयार की थी और उन क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व विकास किया है, जनता जनार्दन का उसमें व्यापक समर्थन। अब जानते हैं कि यूपी में किस तरह 8 साल में कानून का डंका बोला है। बुलडोजर ने माफिया सोच को ध्वस्त कर दिया। कैसे, जरा भी ये भी सुनिए। लिपापोती नहीं, ये वास्तविकता है। और ये उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां इस बात को जब अभिव्यक्त करती हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें बोलती हैं, बेटियां बोलती हैं कि हम आज सुरक्षित हैं। नहीं तो 17 के पहले तो यहाँ पे स्कूली बालिकाएं बहुत सारी ऐसी थीं, ऐसे ऐसे कस्बे थे, ऐसे ऐसे जनपद थे जहां पर अभिभावक अपने बच्चों को या तो दूर के रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में दूर भेज देता था। आप मुझे बताइए, जब उस बेटी को माँ बाप का संरक्षण मिलना है बचपन में, तब वो दूर हॉस्टल में जाकर के पढ़ने के लिए मजबूर है। आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण वह बेटी अपने माँ बाप के संरक्षण में अपने घर से स्कूल जाती है और घर में वापस आती है। आज वो अपने को सुरक्षित महसूस करती है। जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहां पे करना पड़ेगा ना।
अब बात यूपी के मुसलमानों की और उनकी सुरक्षा को लेकर आए योगी आदित्यनाथ जी के एक नए फॉर्मूले की। उन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया, जरा सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या फॉर्मूला है। आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा नहीं थी। अब उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से संभल सियासत का केंद्र बना हुआ है। अब इस मुद्दे पर भी योगी आदित्यनाथ जी की खरी खरी जरा सुन लीजिए। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो हम लोग समय समय पे प्रशासन के साथ बैठते हैं और पहले से ही इसके लिए एक एसओपी हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्देशानुसार धर्मस्थलों के माइक को, जो उसके परिसर के बाहर आवाज आती थी, उसको कंट्रोल कर किया है या उसको उतारा है, कंट्रोल किया है इस संवाद के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहां कहां हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। अब बातचीत फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ से हो और कांग्रेस पर सवाल ना हो, ऐसे कैसा हो सकता है? आज योगी आदित्यनाथ से कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी को लेकर उनकी एक नई उपाधि से उनको नवाजा है। क्या नवाजा है, जरा सुनिए ध्यान से। हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमामंडित करते हैं। हमें याद है, इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी, रन अप फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे। हमने पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए आमंत्रित किया था। सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, सभी दलों को हमने आमंत्रित किया था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के आदर्श हैं, भारत की एकात्मता के शिल्पी हैं,
हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे और ये लोग जिन्ना को महिमा मंडन कर रहे थे। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमा मंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं साहब ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है और ये तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी। चलिए खबर भी आपको बताई। इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं का रहना मुश्किल है क्या? 99% लोगों ने कहा हाँ, केवल 1% लोगों ने कहा ना। तो बहुमत मानता है मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं का रहना मुश्किल है। खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां गर्दनी बाग में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB सहित 8 से अधिक संगठनों ने भाग लिया है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से मुस्लिम नेता पटना पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जाहिर किया है। इस धरने में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई। इस विरोध प्रदर्शन को राष्ट्रीय जनता दल राजद का भी समर्थन मिला। धरना स्थल पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद पहुंचे और प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाया। लालू यादव ने इस बिल को अन्यायपूर्ण बताते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह बिल अन्यायपूर्ण है और सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। हम इस बिल के विरोध में हैं, ये गलत हो रहा है और जनता सब कुछ समझ रही है। अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो सड़कों पर और बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया और कहा कि वे इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा, सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो किसी भी कीमत पर नागपुरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। अगर सरकार एक कदम बढ़ेगी तो हम 4 कदम आगे बढ़कर इसका विरोध करेंगे। ये देश को बांटने और कमजोर वर्गों को दबाने की साजिश है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएगी और पूरी ताकत के साथ विरोध दर्ज कराएगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अब वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है और वक्त आने पर जवाब देगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इस विरोध को कई अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने इसे कमजोर वर्गों के अधिकारों पर हमला बताया। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी ने भी इस विरोध प्रदर्शन को सही ठहरा डाला। वीआईपी, ये नाम है वीआईपी पार्टी का। देखिए, वीआईपी के नेताओं ने कहा कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंचेगी। अब प्रदर्शन में इमारत शरिया, मजलिस मशारवत, जमीयत उलेमा हिंद, अंजुमन इस्लामिया सहित कई अन्य मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इन संगठनों ने सरकार से मांग की कि वक्फ संशोधन बिल को तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है। धरने में शामिल नेताओं और संगठनों ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। AIMPLB के सचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण असंवैधानिक है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आंदोलन तेज होगा।
लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी ये कहा कि आरजेडी इस मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी। बिहार में ये मुद्दा राजनीतिक रूप से ले चुका है और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव पर इसका असर जो है वो साफ दिखाई देगा। आइए जान लेते हैं कि वो 14 संशोधन क्या है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो हमें मूल ढांचे के बारे में समझना चाहिए कि भाई गैर मुस्लिम सदस्यों को भी मिलेगी जगह, ये संशोधनों में है। देखिए, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। पहले ये प्रावधान था कि ये सदस्य पदेन एक्स ऑफिशियो होंगे, लेकिन अब पदेन सदस्यों को इससे अलग कर दिया गया। अब दूसरा ये मुद्दा जो आपके टीवी पे है, महिला प्रतिनिधित्व। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड की संरचना में महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जिससे जो है लिंग विविधता सुनिश्चित हो सके। अब सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार। वक्फ संपत्तियों के दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका। वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जिससे प्रशासनिक निगरानी में सुधार होगा। फिर आगे वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी। वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित जो है शक्तियों को सीमित करने के लिए कुछ प्रावधानों को हटाया जाएगा, जिससे वे बिना आवश्यक जांच के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकेंगे। भाई ये तभी तो प्रदर्शन हो रहा है। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, डिजिटाइजेशन। वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके डिजिटाइजेशन यानी डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। और फिर बेहतर ऑडिट प्रणाली भी है। वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों की ऑडिट प्रणाली में सुधार किए जाएंगे। फिर अवैध कब्जों की रोकथाम होगी, वो बहुत जरूरी है, उसी के खिलाफ पूरा मुद्दा है। अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी प्रणाली में सुधार किए जाएंगे। फिर क्या है, उसके बाद है वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा, जरूरी है। अब वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, जिससे वक्फ से संबंधित विवादों का तेजी से निपटारा हो सके। फिर क्या है, वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत हस्तांतरण पर कड़ी कार्रवाई। वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण के लिए कड़ी सजा के प्रावधान किए जाएंगे, ये भी इसमें महत्वपूर्ण है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, अगला जो मुद्दा है यह है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति। वक्फ बोर्ड के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा। और फिर अगला मुद्दा, वक्फ संपत्तियों के कंप्यूटरीकरण, उसका जो है कंप्यूटराइजेशन कह लीजिए। वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, जिससे डेटा प्रबंधन में सुधार होगा। फिर वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करके इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, इसमें विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधित्व जो है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो चलिए, ये मुद्दा भी आपको बताया, विस्तार से समझाया, लेकिन इस खबर पर भी, जैसे हर खबर पर पोल के माध्यम से प्रश्न होता है, इस पर भी पोल के माध्यम से प्रश्न था, संशोधित नहीं खत्म हो वक्फ। 99%, ये लीजिए, 99% लोगों ने कहा हां, संशोधन नहीं खत्म हो वक्फ। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की और भूपेश बघेल की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महादेव बेटिंग ऐप और शराब घोटाले के मामलों में पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की थी, और अब केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने भी उनके ठिकानों पर दबिश दी है। बुधवार को सीबीआई ने रायपुर और भिलाई में उनके 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई महादेव बेटिंग ऐप घोटाले से जुड़ी हुई है। इससे पहले ईडी ने भी शराब घोटाले के मामले में बघेल के आवास और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापे मारे थे। सीबीआई की टीम ने बुधवार सुबह रायपुर और भिलाई स्थित भूपेश बघेल के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। ये छापेमारी ऐसे समय पर हुई जब बघेल 8 और 9 अप्रैल को देखिए गुजरात में होने वाली एआईसीसी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने वाले थे। बघेल के कार्यालय ने इस पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज कसते हुए कहा कि अब सीबीआई आ गई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को देखिए वो अब गुजरात में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई ने रायपुर और भिलाई स्थित आवास पर दस्तक दे दी। आइए बताते हैं कि क्या महादेव बेटिंग ऐप है क्या घोटाला जो है महादेव बेटिंग ऐप, उसके बारे में एक बार फिर से रिफ्रेशर हो जाए, थोड़ा रिवीजन हो जाए। महादेव बेटिंग ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है
जहां यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स जैसे कई लाइव गेम्स खेलते थे, सट्टा खेलते थे। इसके जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों और चुनावों में भी अवैध सट्टेबाजी करवाई जाती थी, बेटिंग होती थी। कैसे चलता था महादेव बेटिंग ऐप का रैकेट? इस ऐप को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल संचालित करते थे। ये दोनों ऐप की फ्रेंचाइजी को कई ब्रांच में बेचते थे और हर ब्रांच को अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता था। शुरुआत में यूजर को फायदा दिखाकर फंसाया जाता था, लेकिन बाद में नुकसान तो नुकसान होना ही है, नुकसान तय था। ऐप का एल्गोरिदम ऐसा डिजाइन किया गया था कि इसमें सिर्फ 30% लोग ही जीतते थे और बाकी 70% लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था। जीत का 80% हिस्सा सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जो है अपने पास रखते थे। इस ऐप के जरिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खातों का संचालन किया गया, जिससे ये यहाँ पर एक रैकेट जो है बड़े पैमाने पर फैला। इस घोटाले में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, जिसके तार अब भूपेश बघेल तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में भूपेश बघेल के घर और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। ईडी अधिकारियों ने नकदी की गिनती के लिए 2 कैश गिनने वाली मशीनें मंगवाई थी। यह भी महत्वपूर्ण है। अब सीबीआई ने महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में छानबीन शुरू की है। बताया जा रहा है कि महादेव बेटिंग ऐप से मिले अवैध पैसे का जो इस्तेमाल है चुनावी फंडिंग में हुआ है। अब सीबीआई इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये 2 तस्वीरें भी महत्वपूर्ण देखिए। 26 मार्च को सीबीआई की रेड और 10 मार्च को जो है ईडी की रेड, ये 2 रेड की तस्वीरें भी। अब देखिए सीबीआई इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस घोटाले से मिले पैसे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब सवाल है कि क्या महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ी अवैध कमाई को चुनावी फंडिंग में लगाया गया? क्या भूपेश बघेल और उनके करीबियों ने इस घोटाले में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई? देखिए, शराब घोटाले और महादेव बेटिंग ऐप के पैसों के बीच कोई संबंध है या नहीं, ये भी एक प्रश्न है। अब सीबीआई और ईडी की लगातार छापेमारी को लेकर भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। बघेल ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बघेल ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी मेरे खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी। ये छापेमारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। जनता सब देख रही है और सही क्योंकि अब आपके बाद आईटी वाले आएंगे, ईओडब्ल्यू वाले आएंगे, पता नहीं और कौन कौन से उसके लिए कुछ तो छोड़ दो। हाँ, बताने के वो क्या ले जाएंगे, कैसे बताएंगे? लेकिन सारे ओरिजिनल पेपर ले गए और ईडी के जो पिछले समय चैतन्य तो बुलाए थे, तो उसका एक फाइल बना लिए थे कि क्या क्या उन्होंने जब मांगा और क्या क्या हमने दिया। तो वो फोटो कॉपी भी 423 पेज उसमें दस्तखत करा रहे हैं। इसी कारण से ज्यादा समय लगा। फोटो कॉपी बहुत दस्तखत कराए, जो पुरानी जो ईडी जब्त किया वो भी कॉपी, उसकी कॉपी थी, उसको भी ले गए। तो ये स्थिति इनकी है। अब ये आते हैं जांच करने, चाहे ईडी वाले शराब कांड में आए, लेकिन संपत्ति की जांच करते हैं। सीबीआई वाले आए महादेव सट्टा के नाम से आए, लेकिन जांच संपत्ति की हुई। महादेव सट्टा का कोई सवाल नहीं और कोई दस्तावेज नहीं, केवल संपत्ति। वही संपत्ति रमन सिंह पहले जांच करवा चुका था, वही संपत्ति ईओडब्ल्यू वाले जांच कर लिए, वही संपत्ति ईडी वाले जांच कर ले, वही संपत्ति सीबीआई वाले जांच कर लिए। मैं तो सबको आमंत्रित करता, मिसेज ने कहा भी कि सभी लोग एक साथ आ जाते साहब। वही बात पूछते, वही काम है, तो सारे एजेंसी एक साथ आ जाओ, एक साथ सब जांच करो, जिसको जो जो जांच करना है। लेकिन ये केवल बदनाम करने का, प्रताड़ित करने का। और दूसरी बात यह है, इनको बहुत मिर्ची लगी है पंजाब के प्रभारी बनने से, बहुत मिर्ची लगी है कि कोर्ट ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया एक केस में सीबीआई के, इसलिए ताबड़तोड़ 15 दिन के 15 दिन ये लोग छापा डाल रहा है। मिला कुछ नहीं। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? ये सीबीआई ने
आपको बुलाया है क्या? अभी कुछ नहीं बुलाया भाई, कुछ नहीं हुआ। हाँ क्या क्या चीज ले गए आपके यहाँ पे? यहाँ सब वही ईडी वाले जो दस्तावेज ले गए, वही जमीन का। तो आपने लाइव देखा, हर कार्यक्रम में ऐसा नहीं है पर हम आपको लाइव दिखाने का प्रयास करते हैं। मुद्दे पर वो लाइव बोल भी रहे थे भूपेश बघेल, और आपने सुना कैसे वो कह रहे हैं कि भाई सभी को भेज दो, सीबीआई ईडी जो है सभी को आप भेजो, तो मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन अब वो पत्रकारों को जवाब दे रहे हैं, उसका भी अपडेट आपको हम जल्द ही देंगे। लेकिन मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए देखिए, सीबीआई की छापेमारी के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या खुलासे होते हैं। महादेव बेटिंग ऐप और शराब घोटाले में मिली जानकारी से यह साफ हो गया है कि मामला सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार राजनीतिक फंडिंग से भी जुड़े हो सकते हैं। कि भाई अब इनकार तो करेंगे, इनकार तो करना बनता है उनकी तरफ से, लेकिन अब जांच जब हो जाए तो जांच के बाद अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो उसमें हर्ज ही क्या है। जल्द इसका भी रिएक्शन आपको हम दिखाएंगे, खबर आगे कहां डेवलप होती है वो भी बताएंगे। लेकिन चलिए ये खबर समझाई, इस खबर पर पोल के माध्यम से जो है हमने प्रश्न आपसे पूछा वो भी आपको बता दें। बघेल पर ईडी सीबीआई का एक्शन सही, 95% व्यूअर्स कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, 5% असहमत हैं, लेकिन बहुमत इससे सहमत है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो ना सिर्फ झारखंड के हजारीबाग की शांति को भंग करने वाली है, बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक एकता और धार्मिक स्वतंत्रता पर भी एक गहरा सवाल खड़ा करती है। देखिए, कल मंगलवार को हजारीबाग में रामनवमी के पावन अवसर से पहले निकाली गई मंगला झंडा यात्रा पर एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने हमला बोला। होली के बाद दूसरा मंगलवार था जब हजारीबाग के विभिन्न अखाड़ों के राम भक्त अपनी पारंपरिक शोभा यात्रा के साथ सड़कों पर उतरे थे। ढोल नगाड़ों की गूंज, जय श्री राम के उद्घोष और भक्ति में डूबी ये यात्रा हजारीबाग की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही ये शोभा यात्रा जामा मस्जिद चौक के पास पहुंची, अचानक कुछ जिहादी मानसिकता वाले उपद्रवियों ने इस शांतिपूर्ण जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरों की बौछार के बाद तोड़फोड़ भी की गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे त्योहारों को निशाना बनाया जाएगा? कब तक शांति और भाईचारे के नाम पर हम चुपचाप ही अत्याचार सहते रहेंगे? हजारीबाग में रामनवमी का इतिहास 100 साल से भी पुराना है। इसे इंटरनेशनल रामनवमी के नाम से जाना जाता है, जहां देश विदेश से लोग इस भव्य उत्सव का हिस्सा बनने आते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो इस पर्व की गरिमा को ठेस पहुंचा रही हैं। कल रात की घटना कोई पहली घटना नहीं है। महाशिवरात्रि और होली के दौरान भी झारखंड में हिंदुओं पर हमले की खबरें सामने आई थीं, और अब रामनवमी से पहले मंगला शोभा यात्रा पर यह हमला साफ जो है दिखाता है कि कुछ लोग हमारे धार्मिक उत्सवों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और 4 राउंड हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि क्या हर बार पुलिस की लाठियों और गोलियों के दम पर ही हमें अपनी आस्था की रक्षा करनी पड़ेगी? क्या यह हमारी व्यवस्था की नाकामी नहीं है कि हर त्योहार से पहले हमें डर के साए में जीना पड़ रहा है? घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया, लेकिन क्या ये तैनाती पहले नहीं हो सकती थी? क्या प्रशासन को पहले से ऐसी घटनाओं की आशंका नहीं थी? अगर थी तो फिर निवारण के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? ये हमला सिर्फ पत्थरबाजी या तोड़फोड़ तक सीमित नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे अस्तित्व पर हमला है। राम भक्त शांतिपूर्ण अपनी यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या ये उनकी असहिष्णुता नहीं दिखाता? क्या ये उस जहरीली मानसिकता का परिचायक नहीं है जो शांति और सौहार्द के खिलाफ खड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार इस पर चुप क्यों है? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, जिनके पास गृह विभाग का प्रभार भी है, उनकी खामोशी क्या संदेश देती है? क्या ये उनकी सहमति है या उनकी नाकामी? तो ये पूरा मुद्दा जो है आपको हमने विस्तार से समझाया, जहां पर डेटा के साथ आप जानिए कि बार बार जो हमले होते हैं वो अंततः हिंदुओं पर ही क्यों होते हैं। चलिए, इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा, वो भी आपको बता दें कि भाई पत्थर मारना सुनियोजित साजिश थी क्या? 99% लोगों ने कहा हाँ, केवल 1% असहमत हैं। चलिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।